हाँ, तो प्रिय बच्चों, कल हमने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 अध्याय 1 का अध्ययन किया था। अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 1 और 2 हमने कल सीख लिया और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कल हमने आपको सिखाया था, जब इसकी परिभाषा लिखाई थी, परिभाषा परिमेय संख्याओं की, उसमें हमने आपको लिखा था शून्य एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका जवाब हो गया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने बोला वो लिखेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला जवाब आ गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा प्रश्न इसी का, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? इसका जवाब भी होगा हाँ, क्योंकि परिमेय संख्या है तो उसको P बटा Q के रूप में जरूर लिख सकते हैं हम। हाँ, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दो कैसे ले सकते हैं? ये हमारा शून्य है, इसको हम P बटा Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार इस P का मान तो शून्य हो सकता है, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखो, इस P का मान मैंने शून्य लिख दिया। अब नीचे आप कोई भी मान लिख दो, 1। 0 में 1 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 0 तो होता है। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 बटा 1। इसका मतलब हुआ ये P का मान और ये Q का मान हुआ, तो ये P बटा Q के रूप में हमने लिख दिया। या हम लिख सकते हैं 0 बटा 2। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आता है। या लिख सकते हैं 0 बटा 3। ऐसे हम आगे तक लिख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका जवाब हुआ हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? इसका भी जवाब होगा हाँ, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको समझा दिया, ये शून्य है, इसको लिख सकते हैं 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3। ठीक है, अब देखिए, हाँ, तो बच्चों देखिए, हमने अभी अभी इस प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल किया। अब हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 हल करेंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने आपको इसको उदाहरण सिखाया था दूसरे नंबर का, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार है, 1 और 2 की जगह यहाँ पे आ गया 3 और 4 और 5 की जगह आ गया 6। आपको बता रखा है कि किन्हीं भी दो संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन हमें केवल 3 और 4 के बीच में केवल 6 परिमेय संख्याएं ही ज्ञात करनी है। देखो कैसे ज्ञात करें। अब देखो, इस सवाल को हल करने से पहले मैं एक संख्या
बना रहा हूं, संख्या रेखा बना रहा हूं। बच्चों देखिए, ये 3 हम इधर लिखेंगे और 4 को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, हमने आपको सिखाया था कि दो संख्याओं के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक अपने मन से जोड़ दिया करो और उसको हर बना दिया करो। कैसे? देखिए, ये हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 6 + 1 बराबर कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया। इस 7 को हम यहां भी हर बनाएंगे और यहां भी हर बनाएंगे। कैसे बनेगा? देखो बच्चों, ये बटा 7 और ये बटा 7। ये कितनी संख्या हमारे पास? 3 कब आएगा? जब 7 को 3 से गुणा करके यहां लिखेंगे हम। तो देखो 7 को 3 से गुणा करके हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 21 और 21 में 7 का भाग देंगे, कितना बन जाएगा? 3। या हम इसको लिख सकते हैं 3 बराबर 21 बटा 7। ये 3 किसके बराबर होगा? जब हम 7 को 23 से गुणा करेंगे 21 बन जाएगा। 21 7 का भाग दिया 3। इससे बता 7 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 28। यह हम लिख सकते हैं 4 बराबर 28 बटा 7। अब आपके समझ में आ गया। देखो बेटा, 21 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया? 3 और 28 में 7 का भाग दिया, कितना आ गया? 4। 3 और 4 के बीच में ही तो हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 इस 21 बटा 7 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। 21 में 7 का भाग दिया 3, यह है 4 और 28 बटा 7 का मतलब होता है 4। अब इनके बीच में हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो, ये दोनों का हर समान हो गया। ठीक है, दोनों का हर समान हो गया। अब ये ऊपर वाले अंश जो लिखी है 21 से 28, इनके बीच में गिनती लिख दो जितनी होती है। 21 के बाद कितना आता है? 22। तो ये हो गया 22 बटा 7। 22 के बाद 23 बटा 7। फिर 23 के बाद 24 बटा 7, फिर 25 बटा 7, फिर 26 बटा 7, फिर 27 बटा 7। अब यहां से लेके देखो बच्चों, ये कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? केवल 6 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। तो हम लिखेंगे इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 है। आपको अच्छी तरह ये सवाल समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट। हाँ, तो देखो बेटा, अगला सवाल। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले प्रश्न 1 पढ़े गए, दूसरा बताया। अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल लिखा है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को अपन हल करेंगे। बेटा यहां तो पहले से ये क्या तुम्हारा हर समान है, ठीक बात है। अब ये चूंकि हर समान है, पहले वाले सवाल में हर समान नहीं था तो हमने हर समान किया था। मान लो हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली थी, तो 6 + 1 7 हमने हर बनाया था। अब यहाँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो 5 + 1 6 नहीं बनाएंगे हम चाहे तो 5 + 1 6 का गुणन दोनों से कर दो।
इसको भी 6 से गुणा कर दो, दोनों को, इसको भी 6 से गुणा कर दो। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, देखो ये लिखिए 3/5। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, 0 बना दो गुणा करने पर, 3 इंटू 10, 5 इंटू 10, तो ये बन गया 30/50। ठीक है, हम 3/5 को लिख सकते हैं 30/50। इसी प्रकार यह है 4/5। अब इनको भी 10 से गुणा करेंगे दोनों को, 4 इंटू 10, 5 इंटू 10, 40/50। तो देखो 3/5 की जगह लिखेंगे 30/50 और 4/5 की जगह लिखेंगे 40/50। देखो कैसे, ये हमारी कितनी थी बेटा, 3/5 और ये कितनी है, 4/5। इसको हम लिख देंगे 30/50 और इसको हम लिख देंगे 40/50। अब देखो दोनों का हर समान है, 50-50। अब ये 30 की गिनती चालू हो जाएगी, तो देखो 30 के बाद क्या आता है, 31/50। 31 के बाद कितना आएगा, 32। 32/50। फिर आगे 33/50। फिर आगे 34/50। फिर आगे 35/50। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इसके दोनों के बीच में, 5। ये हमने ज्ञात कर दी, 1 2 3 4 5। इसको आगे तक हम ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि हमें सवाल में 5 परिमेय संख्या पूछी गई है तो हम 5 ज्ञात करेंगे। ये हमने ज्ञात कर दी। अब इसका आप लिख सकते हो, इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिख दो। 30/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 है ये आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो इसका जवाब लिखेंगे अपन तीनों का। चौथे का पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसकी हम जांच करेंगे। देखो पूर्ण संख्या बच्चों कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। और ध्यान देना, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है। अब देखो ये जो प्राकृत संख्या है इन पूर्ण संख्याओं में भी शामिल है। ये प्राकृत संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं में भी शामिल है। प्रश्न हमारा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन हमारा सत्य है। अब लिखेंगे कैसे इसको, देखिए आप लिखेंगे, यह कथन सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह होता है। क्योंकि
पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं का एक संग्रह होती है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्या शामिल हो जाती है। नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यह कथन हमारा असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों? कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मान लो पूर्णांक -2 लेंगे, देखो ध्यान से, -2 एक पूर्णांक है। -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -2 एक पूर्णांक है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यह कथन भी हमारा असत्य है। यह कथन असत्य है। अब क्यों है? कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? 3/5, 4/5, 6/5 ये होती है। तो ये पूर्ण संख्या थोड़ी होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4। और ये सभी क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 परिमेय संख्या भी होती है। लेकिन हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी बटा की संख्या ले लीजिए आप, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या तो है लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आपके समझ में आ गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह कथन असत्य है। क्यों? कि 3/5 एक परिमेय संख्या तो होती है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है।